जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था और शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब 19 से लेकर 24 तक पढ़ लिया था। आज जितने भी जो भाग रह गए हैं उसको आज के मतलब जो 25 से 35 तक है वो आज हम समाप्त कर लेंगे। तो हम पीछे वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एक से लेकर 4 तक तो आपको याद ही होगा, 5 से 11 भी याद हो ही गया होगा। आज हम 12 से 35 की बात करते हैं, 12 से 24 की, फिर 25 से 35 फिर बात करेंगे। तो 12 में क्या था? मूल अधिकार की परिभाषा। 13 में मूल अधिकार, आपके मूल अधिकार से किसी के दूसरे के मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। 14 में क्या था? कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या संरक्षण था। और 15 क्या था? धर्म और जाति में भेदभाव नहीं होगी। 16 क्या था? लोक नियोजन। 17 क्या था? छुआछूत नहीं रखा जाएगा। 18 में क्या था? 18 में आपका उपाधियों का अंत था। 19 में आपको 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें पहला क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, आरटीआई और क्या कहते हैं मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता थी, पुतला जलाने की स्वतंत्रता थी। तो 21 में था। 19 के 1 में 2 क्या थे? दो थी सभा करने का अधिकार था। 19 के 3 में क्या था? संगठन बनाने का अधिकार था। 19 के 4 से 4 और घूमने की स्वतंत्रता थी। 5 में क्या था? बसने की स्वतंत्रता थी। 6 क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो अब मूल अधिकार से हटकर क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। 7वां क्या था? व्यापार करने का अधिकार था। 20 में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। मतलब एक गलती की एक सज़ा भी उस समय की जब वो गलती की गई हो, और सज़ा मिलने के बाद क्या किया जाएगा? जो भी कैदी होगा, जिसको सज़ा मिली होगी, जो विक्टिम होगा, विक्टिम बोल रहा हूँ मतलब जिसको भी जो सज़ा मिलेगी उसको क्या कानून संरक्षण देगा। और जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता, उसे दोषी साबित नहीं हो जाता है, तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा। और आपका 21 में क्या था? निजता का अधिकार। और इसमें ही क्या जोड़ दिया गया था? 21 में था आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में जोड़ा गया था निजता का अधिकार। क्या कहते हैं और 22 क्या था? 21 के क में क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और आपके 22 में क्या था? इसमें 3 प्रकार की सुरक्षा थी। किससे? गिरफ्तारी से हमारी रक्षा करता है, जो मतलब गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना होगा, 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। और क्या कहते हैं और वकील, अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता थी। और एक नोट में लिखवाया था मैंने कि 20-21 को किसी भी कंडीशन में ये मतलब हमेशा ही रहेगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, 20-21 हमारा मूल अधिकार उसको छीना नहीं जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 25 से जो 25 से 28 है, जो हमारी कौन सी है? धार्मिक स्वतंत्रता है। इसमें धर्म से रिलेटेड कुछ स्वतंत्रता दी गई है। पहला देखिए, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब क्या? इसमें आपको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब कैसे? जैसे जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी क्या होते हैं? वो टिक रखते हैं, छोटा सा टिक रखते हैं, तो उनकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे जो मौलाना होते हैं या मोमडन होते हैं, वो दाढ़ी रखते हैं बड़ी बड़ी, तो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। आपने उनको देखा होगा, पंजाबी को, सरदार वरदार को, जो कृपाण रखते हैं, तो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। आप ये नहीं कर सकते कि पंडित जी ने टिक रखा है तो आपने क्यों रखा, आपने जाके उसकी टिक काट दी, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। उसका मूल अधिकार का हनन हुआ है। जो उसकी मूल अधिकार में कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का, वो उसका हक था। उनको टिक रख सकते हैं। हिंदू धर्म में भी बहुत जरूरी नहीं, पंडित जी हिंदू धर्म में लगभग जो गंजे होते हैं वो टिक रख लेते हैं, तो उनका धार्मिक स्वतंत्रता आप उससे छीन नहीं सकते। मोमडन है, जो मुसलमान है, जो वो दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं। और जो सरदार हैं, पंजाबी है, वो कृपाण रख सकते हैं, तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसके तहत वो दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, टिक रख सकते हैं, और क्या कहते हैं कृपाण रख सकते हैं। ये तो हो गया अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 26 देखिए, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? देखिए सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि जो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कभी मंदिर में, कभी सड़क पे ही, जैसे
सड़क पर नमाज आपने देखी होगी कि जब जुम्मा होता है तो उस दिन सब नमाज पढ़ते हैं, तो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। कैसी? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। यज्ञ होते हैं तो कैसी? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि अभी अरविंद केजरीवाल ने एक पूजा की थी, तो वो कैसी थी? धार्मिक स्वतंत्रता है, कर सकते हैं, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसके तहत यज्ञ, हवन, ये सारी कैसी हैं? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब आप समूह में इकट्ठे होके अपना कोई भी यज्ञ या फिर अब जो नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, वो कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 27। इसमें क्या है? धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि धार्मिक कार्यों पर जो धन है, जो धन खर्चा हो रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स मान लीजिए आपके पास कोई पैसा, आपने धार्मिक कार्य करने के लिए दान दे दिया, तो जब वो दान दे दिया तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। मतलब धार्मिक कार्य पे जो भी धन होगा उसमें क्या क्या है? उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और बहुत से जो नेता हैं इसी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं। कैसे दुरुपयोग करते हैं? तो देखिए वो क्या करेंगे, जैसे उनके पास मान लीजिए ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो क्या करेंगे, उसमें से मान लीजिए 5 लाख ब्लैक मनी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, उसे दान कर देंगे 5 लाख। किसे? मंदिर को। आपको क्या लग रहा है मंदिर को दान कर दिया तो वो पूरा पूरा रख लिया? अब उस पर तो टैक्स लगना ही नहीं था, अब तो वो वाइट हो गया। अब वो क्या किया कि जो उसका मेन पुरोहित है या जो भी है जिससे सांठगांठ कर ली, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये, लेकिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया। देखिए संविधान में जितनी चीज़ें बनी वो सब कुछ ध्यान में रख के बना, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत प्रयोग किया। तो इसमें क्या करते हैं, दान दिया, मान लीजिए 5 लाख है, बोले 1 लाख रख लो यार, 4 लाख हमको वापस कर देना। तो वो क्या किया उन्होंने, जो टैक्स जो दान में दिया था, जो धन दान में दिया था, उस पर तो अब टैक्स लगेगा नहीं, टैक्स नहीं लगा तो काला पैसा वाइट हो गया। तो इस तरह की धार्मिक तो इसमें क्या है, धार्मिक कार्य पे जो भी पैसा है उस पर क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। एक आते हैं अनुच्छेद 28, सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जितने भी सरकारी स्कूल हैं या मदरसे हैं जो सरकारी, जिस पे सरकार का पैसा लग रहा है और सरकार ने का अलाउ किया हुआ है कि आप मतलब ये संस्था चलाइए, तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक मतलब शिक्षा नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए मदरसा है तो उसमें सिर्फ मुस्लिमों को मतलब इस तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कि धर्म बहुत बड़ा है हमारा, हमें इस पे ये धर्म है, हमें सब लोगों को इसमें परिवर्तन करना चाहिए, इस तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि उर्दू धार्मिक शिक्षा है तो उर्दू धार्मिक शिक्षा नहीं है, उर्दू एक भाषा है, उसका ज्ञान हो सकता है। इसी तरह संस्कृत एक धार्मिक शिक्षा नहीं है, संस्कृत एक भाषा है तो उसकी ज्ञान दी जा सकती है। जैसे जब मैं मैट्रिक में पढ़ा था तो मेरे सब्जेक्ट में संस्कृत थी, तो हमने संस्कृत पढ़ी थी, फलम फले फलानी। तो आप जो भी सरकारी धन से चल रही संस्था होंगे उसमें कैसी शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हिंदी और उर्दू और संस्कृत क्या है, भाषा है, धार्मिक शिक्षा नहीं है। तो ये हो गई 25 से 28 कैसी हो गई, धार्मिक स्वतंत्रता है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो भाग 3 में अनुच्छेद 29 और 30, इसमें क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। लेकिन शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किसके लिए, जो अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो अब देखिए अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि इसमें अल्पसंख्यक की रक्षा। अल्पसंख्यक की रक्षा का मतलब क्या है कि आप अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी होते हैं, अल्पसंख्यक मतलब अल्प मतलब थोड़ा, मतलब देखिए अल्पसंख्यक जो थोड़े होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे। किसी किसी जगह पे हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं और अधिकतर जगह पे मुस्लिम या ईसाई या पंजाबी ये सब अल्पसंख्यक है। तो जैसे आप अपना मोहल्ला ले लीजिए, उसमें अगर 2 4 5 मुस्लिम भाई रहते हैं आपके साथ, तो वो क्या हुए, अल्पसंख्यक, क्योंकि आपकी संख्या अधिक है उनकी संख्या कम है, तो वो क्या कहलाए, अल्पसंख्यक कहलाए। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के बारे में कहा गया है कि आप उनको भाषा और संस्कृति के आधार पर, यानी जो उनकी भाषा है या संस्कृति है उसके आधार पर किसी भी संस्था में जाने से नहीं रोक सकते हैं। मतलब उनका मन है कि वो बहुसंख्यक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ने दे सकते हैं। उनका मन है कि वो भी मंदिर में जा सकते हैं तो उनको भी जाने का अधिकार है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि उनकी संस्कृति अलग है या भाषा अलग है तो उनको किसी भी संस्था में जाने से रोक सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका अधिकार है, मूल अधिकार है जिसका खंडन कर रहे हैं आप, और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है, आप उसको
किसी भी संस्था में जहाँ प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक की शिक्षा के बारे में। अब शिक्षा के बारे में क्या, देखिए मान लीजिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच पढ़ने में संकोच कर रहा है, उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं इनके बीच नहीं पढ़ पाऊंगा, तो क्या है, उनको आज़ादी है कि वो अपनी एक संस्था खोल सकते हैं। मतलब अल्पसंख्यक अपनी एक संस्था खोल सकते हैं और सरकार उनको धन मुहैया कराएगी। क्या होगा? सरकार उनको धन मुहैया कराएगी। उनको इस तरह का मतलब मूल अधिकार दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक अगर बहुसंख्यक के बीच में पढ़ने में संकोच करते हैं तो उनके लिए एक अलग संस्था खोली जाएगी जिसमें सरकार धन को मुहैया कराएगी। तो ये हमारी कैसी थी? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार था। किसको? अल्पसंख्यक को। किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 में। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। अनुच्छेद 31 में क्या है? इसमें पैतृक संपत्ति के बारे में कहा गया है। मतलब इसमें क्या, किसके बारे में चर्चा है? पैतृक संपत्ति के बारे में। लेकिन इसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा, किसमें? 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1978 में। संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे क्या कर दिया गया कि जो ये 35 मतलब संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। किस में जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 के क में। देखिए जब हमने अनुच्छेद 19 का 6 पढ़ा था, जिसमें उसमें भी संपत्ति के बारे में चर्चा थी, तो उसमें कैसी थी चर्चा थी? जो आपने स्वयं अर्जित की थी, खुद की संपत्ति के बारे में थे। इसमें क्या है? जो पैतृक संपत्ति है, जो आपके पिताजी की संपत्ति है, दादाजी की संपत्ति, उसके बारे में सब चर्चा थी। इसी के तहत मैंने आपको बताया था, जब ये कानूनी अधिकार हो गया तो इसी की तरह भूमि अधिग्रहण बिल आया, जिसमें क्या है देखिए, इस संपत्ति पे जो है आपसे कोई जनता नहीं छीन सकती, कोई बाहुबली नहीं छीन सकता, कोई पब्लिक नहीं छीन सकती। ये कानूनी अधिकार है। कानून को जब ज़रूरत पड़ेगी, इस देश को जब ज़रूरत पड़ेगी किसी काम के लिए, तो वो आपसे ज़रूर छीन सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, वो ट्रेन वाला जो पटरी बिछाई थी। तो ये कैसी है? पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। अब इसे हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। कब संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और किस में जोड़ा गया? 300 के क में जोड़ दिया गया। अब आते हैं अनुच्छेद 32। जिस तरह 19 एक रीढ़ था, ये अनुच्छेद 32 पूरे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। नहीं समझ में आया? पहले समझिए। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि अनुच्छेद 32 मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब क्या? उपचार मतलब कि कोई बीमारी है, उसका उपचार किया आपने, ठीक है। तो ये जो 32 है ना, ये बाकी जो जितने भी अनुच्छेद हैं मूल अधिकार के अंदर, उसका उपचार करता है। मतलब कि किसी के मूल अधिकार का, आपका मूल अधिकार है और आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो बस उसका उपचार यही करता है, यही रोकता है, यही इजाज़त देता है कि आप सीधे या तो सुप्रीम कोर्ट जाइए या फिर हाई कोर्ट जाइए। कहाँ जाइए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मैं बताऊंगा कि हाई कोर्ट कब किस कंडीशन में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कब किस कंडीशन में, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या है? मूल अधिकार का हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसके लिए 5 रिट दी गई। रिट का मतलब होता है आदेश। इसमें कितने प्रकार की रिट हैं? 5 प्रकार के रिट हैं। तो उन 5 प्रकार के रिट के बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। चलिए देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, कितने प्रकार के रिट दिए गए? 5 प्रकार के रिट। मतलब क्या? आदेश। अब कैसे आदेश है? देखिए पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ कि इसमें ना जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका सबसे बड़ा रिट दिया गया है, सबसे बड़ा आदेश दिया गया। क्या दिया गया है कि जैसे मान लीजिए किसी को बंदी बनाया जाता है, ठीक है, तो जिसको बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना होगा।
कहाँ करना होगा? सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना होगा। अगर वो उपस्थित नहीं करते हैं तो उसे क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हैबियस कार्पस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस। इंग्लिश वर्ड नहीं है, एक्चुअली में ये लैटिन वर्ड है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन वर्ड है, क्या है? हैबियस कार्पस। तो हैबियस कार्पस मतलब बंदी प्रत्यक्ष आदेश दिया जाता है। हाई कोर्ट सीधे आदेश देती है कि जब आपने इसको बंदी बनाया है तो 24 घंटे के अंदर इसको क्या करना है? न्यायालय में उपस्थित करना होगा। देखिए, उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, क्राइम किया और आपको पुलिस उठा लेके गई। अब पुलिस उठा लिया, आपको तो पता है भैया हमको उठाई है तो मारेगी। तो आपको क्या करना होगा? आप क्या कीजिए, जैसे अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन कर दीजिए घर पर, या फिर आपके घर वालों को पता चला तो उनसे कहिए कि आप जल्दी से जल्दी एक वकील करके क्या कीजिए कि मतलब इन बोलिए कि 24 घंटे के अंदर हमको न्यायालय में उपस्थित करें। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पुलिस वाले क्या होते हैं बेचारे, आपको इतना मारेंगे 2 दिन 3 दिन रख लेंगे, आपको मारते रहेंगे, आपकी हालत ख़राब होती है। उससे बचने के लिए आपका सीधा उपाय है कि आप कहाँ चले जाइए? न्यायालय में चले जाइए। देखिए, न्यायालय में जब जाइएगा तो जुरिडिक्शन के अंतर्गत आपको अथॉरिटी दे दी जाएगी कि आपको मतलब जुरिडिक्शन के हवाले कर देना चाहिए। तो वहाँ पे आपको मारा पीटा नहीं जाएगा, बस एक जेल में रख दिया जाएगा, आपसे काम करवाया जाएगा, खाना पीना ज़रूर देंगे आपको। लेकिन अब अगर आप पुलिस के अंदर में है तब आपको मार पीट के बराबर कर देगी। तो वही इसी चीज़ के लिए क्या किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दिया जाता है कि आपने जिसको पकड़ा है, जिस भी बंदी को पकड़ा है, उसको प्रत्यक्ष रूप से, देखिए बंदी मतलब कैदी, प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष रूप से 24 घंटे के अंदर कहाँ उपस्थित करना है? न्यायालय में। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको क्या किया जाता है? हैबियस कार्पस दिया जाता है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दिया जाता है कि उसको पेश किया जाए। इसी तरह है अगला क्या है? परमादेश। परमादेश का जो लैटिन वर्ड है उसको कहते हैं मेंडेमस। मेंडेमस क्या है? इसमें सरकारी कर्मचारी को आदेश दिया जाता है। जैसे अब सरकारी कर्मचारी को क्या आदेश दिया जाता है कि अगर सरकारी कर्मचारी अपना कार्य ढंग से नहीं करते हैं तो उसको परमादेश जारी किया जाएगा कि आपको ये कार्य करना है, या तो फिर उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप गए किसी हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल में जब आप गए तो उसमें क्या है कि जैसे आप गए, आपका बच्चा बीमार है तो डॉक्टर आपको मिल ही नहीं रहा है, पता लगा वो अपनी क्लिनिक पे है, वो 12 बजे आएगा। अब आपका बच्चा बीमार है लेकिन उसका टाइमिंग तो 10 बजे 10:30 बजे ही है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो क्या है, वो वहाँ पर नहीं है। तो आप या तो एक काम कीजिए, उसका वीडियो बना लीजिए कि वो अपने कैबिन में नहीं है। तो जब आप वो बना लेते हैं तो सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। सीधे हाई कोर्ट जाइए और आदेश ले लीजिए कि जो सरकारी कर्मचारी है वो अपना कार्य नहीं कर रहा है। सीधे वहाँ से एक परमादेश जारी होगा कि इस बच्चे को जल्दी से जल्दी अटेंड किया जाए। तो इस तरह का परमादेश सरकारी कर्मचारी पर लगाया जाता है जब वो अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। तो मेंडेमस परमादेश का मतलब क्या हुआ? परमादेश का मतलब क्या हुआ? मेंडेमस। उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा कोवेरेंटो। इसका लैटिन वर्ड क्या है? कोवेरेंटो। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति का अपना अधिकार नहीं है। देखिए इस तीनों में आप जब बात कर रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हैं, पब्लिक कर्मचारी, पब्लिक जो सेक्टर में काम करते हैं उनकी बात नहीं। क्योंकि देखिए सरकार जो है आदेश किसको देगी? जो सरकारी कर्मचारी है, पब्लिक सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको सरकार इस तरह का आदेश नहीं दे सकती है। तो सरकार नहीं, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट है, तो जिस व्यक्ति का अधिकार नहीं है और वो व्यक्ति वो कार्य कर लेता है तो उसको कवरेंटो जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है कि आपने ये काम कैसे किया जब आपके अधिकार में नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि लगभग जो बाइक चलाते हैं उन्होंने देखा होगा, क्या होता है जब आप जा रहे होते हैं तो आपको एक सिपाही रोक लेता है, रुको रुको रुको, अपना लाइसेंस दिखाओ, अपना ये दिखाओ, अपना वो दिखाओ। तो
जो सिपाही आपको रोक रहा है उसका वो अधिकार नहीं है आपको रोक सके, मतलब रोक सकता है लेकिन उसका ये अधिकार नहीं है कि आपसे लाइसेंस मांगे और ये मांगे या चालान काट दे आपका। वो जब भी चालान काटेगा तो वो या तो 1 स्टार वाला या डबल स्टार वाला, मतलब ASI या SI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, यही दोनों में से कोई चालान काट सकते हैं। मतलब 1 स्टार या 1 स्टार से ऊपर वाला कोई भी आपका चालान काट सकता है। लेकिन अगर सिपाही आपको रोक के आपका सब चीज़ मांग रहा है और आपका चालान काट रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बोलिए आप चालान काट के दे दीजिए। देगा तो साइन करके देगा, जब साइन करके देगा तुरंत चले जाइए हाई कोर्ट कि इसने मेरा चालान काटा है, इसका कोई हक नहीं है। फिर देखिए उस पर क्या होता है, अधिकार परीक्षा लगेगा, आदेश दी जाएगा, पूछा जाएगा कि जब इसकी ये ड्यूटी नहीं थी तो इसने ये काम क्यों किया। हॉस्पिटलों में भी आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आराम फरमा रहे होते हैं और वहाँ के जो साफ़ सफाई वाले होते हैं वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि उन्हें इंजेक्शन लगाने आता है, तो इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए टेटनस का इंजेक्शन लगाना है या छोटा मोटा कोई दर्द का इंजेक्शन लगाना है या तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं जाइए लगा देगा, तो वो लगा दिया। अब मान लीजिए, देखिए भले उसको देख देख कर सुई लगाने आ गई, लेकिन वो उसके पास कोई अधिकार नहीं है सुई लगाने का। मान लीजिए उसके लगाने से आपको तबीयत खराब हो गई, आप मर गए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसका अधिकार तो नहीं था, वो सफाई करने वाला वो सफाई करेगा, तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाने के लिए दे दिया, तो उस पर तुरंत। लेकिन ये नहीं, देखिए कानून के सामने आप जब जाइएगा तो कानून को सबूत चाहिए, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। या तो आपको सजग होना पड़ेगा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड कर लीजिए, तब जाके उसको दिखाइए, फ़ोटो खींच लीजिए कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वहाँ जाके दीजिए। तुरंत हाई कोर्ट क्या करेगी, कोवरेंटो भेजेगी कि या तो उसको डॉक्टरों को सस्पेंड कर देगी कि आपने किसी और से कैसे लगवाया, वो जबकि इस लाइन में नहीं है सफाई कर्मचारी और आपने उससे सुई लगवाया, वो डॉक्टर नहीं है या नर्स नहीं है, तो आपने उससे कैसे लगवाया, तो उसे कोवरेंटो भेजा जाएगा, अधिकार परीक्षा भेजा जाएगा इसके तहत। मतलब उसका क्या अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया। जैसे सिपाही का अधिकार नहीं था आपसे आपका चालान काटने का, लेकिन फिर भी उसने आपका चालान काटा। तो कभी भी आपको जब सिपाही रोके, और आप देख लीजिएगा कि कहीं मतलब वैसे तो अधिकतर वो अपनी जीप लगा के बैठते हैं, सब इंस्पेक्टर या ASI होता है, लेकिन बाय चांस आप किसी चौराहे पे कहीं 2 सिपाही मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका क्या है 20 रुपये 50 रुपये के चक्कर में, बीड़ी या तम्बाकू के चक्कर में आपको रोक लेंगे, कहेंगे लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, फलना दिखाओ, ढिकना दिखाओ, नहीं तो चालान काट देंगे। तो डरना नहीं है बिल्कुल। आप अगर वो बोले चालान काटे तो कटवा लीजिए, बोले काटिए, और भले उसके पास कागज हो कटवा लीजिए, अब बोले हम भर देंगे, क्योंकि आपको चालान उस टाइम नहीं भरना होता है। आप वहाँ के कोर्ट में जाके, जो हर जगह कोर्ट में जाके उसका चालान भरना होता है, आप कटवा लीजिए कि मैं भर दूंगा, ठीक है, और जाके सीधे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दीजिए कि इसका अधिकार नहीं था, इसने ऐसे कर लिया। या तो उसको बता दीजिए, उसको बोलिए कि आपका अधिकार नहीं है, अगर आपने ऐसा किया तो संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत, संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत, और वो भी अधिकार परीक्षा के तहत मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, हाई कोर्ट जा सकता हूँ। फिर देखिए कैसे थर थर काँपता है। इसीलिए मैंने कहा है कि आपको कुछ पता हो चाहे ना हो, आपको मूल अधिकार पता होना चाहिए। अगर आपको मूल अधिकार है तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी के सामने अपनी बातें रख सकते हैं। ये होती है पढ़ाई का जो पढ़ाई करता है। क्योंकि देखिए पढ़ाई उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अब 2 आदेश और हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलिए अब अगले 2 आदेश को देखते हैं। तो 2 आदेश क्या है, एक चौथा क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या हुआ, प्रोहिबिशन। क्या हुआ, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब जानते हैं कि मतलब इस चीज़ पे रोक। तो इसमें क्या है, जो ऊपरी अदालत है, ऊपरी अदालत में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो ये एक उस पर आदेश, मतलब आदेश देती है किस प्रकार का, कि जैसे उन्होंने अपने अधिकार का उल्लंघन किया हो। किसका उल्लंघन किया, अधिकार का उल्लंघन किया हो। उल्लंघन कैसे, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप यूपी के हैं या यूपी में लखनऊ के हैं, ठीक है, आपने लखनऊ में कोई क्राइम किया और आपका जुरिडिक्शन लखनऊ के अंतर्गत आता है, लेकिन आपके ऊपर
केस हो गया कानपुर के अंदर, कानपुर के अंदर केस हो गया और आपको कानपुर में आपकी जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है कानपुर में चल रही है। तो ये क्या है कि आपका केस चलना कहाँ चाहिए था, लखनऊ में, लेकिन चल कहाँ रहा है, कानपुर में चल रहा है। तो ये क्या है, उल्लंघन कर रही है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा हो रहा है तो हाई कोर्ट तुरंत प्रोविजन लगा देगी कि क्या, कि ये आप अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इसका जो मतलब इसका जो फैसला होना था ये यूपी के कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगा, आप कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो क्या लग जाएगा, प्रोविजन, प्रतिषेध, उस पर बस एक लेटर जारी करेगी और प्रोविजन लग जाएगा। अब आपको ये चीज़ क्या लग रहा है कि उसको अपने आप पता चल जाएगा? पता कुछ नहीं चलने वाला, वो आपको जाना पड़ेगा। तो लेकिन आप कब जाइएगा, जब आपको ये पता होगा। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको भारत के अंदर 90% लोगों को मूल अधिकार के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए पिसते रहते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी मराता है इन चीज़ों में, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है अमीर आदमी पैसे के बल पे काम कर लेता है, और जो पढ़ा लिखा आदमी अपनी पढ़ाई के बल पे काम कर लेता है। लेकिन इसके बीच में फंसता कौन है, जो नहीं पढ़ा लिखा और जो गरीब आदमी, वो बेचारे पिसते रह जाते हैं। तो जब भी, या मान लीजिए आप हाई कोर्ट, जैसे क्या कहते हैं, लखनऊ का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, और कहाँ चल रहा है उसका, कानपुर में चल रहा है उसका कोई केस, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर देगी, उल्लंघन लगा देगी। कि क्या उल्लंघन लगा देगी कि आप, जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, देखिए हाई कोर्ट तो एक मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही, पूरे यूपी में जैसे हाई कोर्ट है तो एक ही जगह को, इलाहाबाद में किसी दूसरे, मान लीजिए बिहार के हाई कोर्ट में चल रहा है, पटना में चल रहा है, तो उस पर उल्लंघन लग जाएगा कि इसका केस कहाँ चलना चाहिए था, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में चलना चाहिए था, पटना के हाई कोर्ट में क्यों चल रहा था। ये कौन आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट। जब भी कोई अदालत, ये मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहे तो भैया उसको कोई नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही जगह है जो कि दिल्ली में है। जब आप वहाँ चले गए तो सब न्यायालयों का बाप है, तो वहाँ चल रहा है तो चलने दीजिए, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऊपरी अदालत निचली अदालत पे क्या करती है, प्रोविजन लगाती है कि ये आपके अधिकार के विरुद्ध है, आप अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसको क्या कर देती है, प्रोविजन लगा देती है। और अब देखिए उत्प्रेषण मतलब कर्सूरी में क्या होता है, ये भी जो है ऊपरी अदालत जो है निचली अदालत पर लगाती है। लेकिन ये कब लगाती है, जब वो फैसला सुना चुकी होती है। मतलब इसमें क्या होता है, कार्यवाही चल रही होती है तब वो सुनाती है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका हाई कोर्ट में कोई केस चला, उसमें उसको फैसला सुना दी, तो फैसला सुना दी तो आप, उसने क्या किया, वो फैसला सुना दिया लेकिन वो फैसला गलत है, तो क्या करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उत्प्रेषण कर्सूरी जारी करेगी कि आपका जो फैसला सुनाया गया है वो गलत सुनाया गया है। और उसके तहत ये क्या हो जाएगा कि हाँ मान लीजिए हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो अब वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। जितनी फाइल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इसके तहत क्या होगा, वो अपने हिसाब से देखेगी। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि जैसे कि कोई किसी घर को तोड़ा जा रहा है, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जाइए वो घर गैर कानूनी तोड़ दीजिए, लेकिन आपके पास लीगल सारे डॉक्यूमेंट है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सीधे हाई कोर्ट जाइए और अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, बोलिए कि ये इलीगल है, तो आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। आपने स्टे ऑर्डर के बारे में सुना होगा। जैसे ही स्टे ऑर्डर मिलेगा, मतलब उसने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन कर दिया, उसने फैसला सुना दिया कि जाके तोड़ दीजिए, लेकिन वो फैसला क्या था, गलत था। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, स्टे ला दिया, कर्सूरी कर दिया, उत्प्रेषण लगा दिया, जिसके कारण वो जो उल्लंघन किया था रुक गया। अब वो सारी फाइलें हाई कोर्ट जाएंगी, अगर ये हाई कोर्ट ने किया होता तो सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण लाती। तो ये 5 प्रकार की जो रिट हैं वो क्या करती हैं, ये आदेश हैं, रिट आदेश हैं, जो मूल अधिकार का रक्षा करती है, आपके मूल अधिकार का। जैसे ही आपका मूल अधिकार का हनन होगा, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाइए, किसी की मत सुनिए। अगर आप पुलिस में कंप्लेन करते हैं और आपका कंप्लेंट नहीं लिखा जा रहा, तो आप डायरेक्ट कोर्ट जाके केस करते हैं। कोर्ट में भी कोर्ट केस भी होता है। मान लीजिए आप किसी पे केस करना चाहते हैं और पुलिस वाला नहीं कर रहा है, पुलिस वाले ने उससे पैसे खा रखे हैं, भाई बड़ा आदमी है, पैसे खा रखे हैं और नहीं ले रहा है केस, आपका नहीं लिख रहा है, FIR नहीं लिख रहा है, आप या तो SP DSP के पास जाइए, कंप्लेंट कीजिए, उसको करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं सुनते तो सीधे कोर्ट चले जाइए, सीधे कोर्ट जाइए, कोर्ट का फैसला आएगा, तुरंत के तुरंत केस होगा उसके ऊपर, या फिर उसको आदेश देगी कि आप केस क्यों नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो केस ले लेगा और आपको जिस पे केस करना है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, अब इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए, मैं बताता हूँ।
ये पांचों रिट की ट्रिक क्या होगी। और ये जो मैंने लाइन से लिखा है जरूरी नहीं है कि आपको लाइन से ही याद करने हैं, आगे पीछे कैसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए क्या है, इसकी ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, उसका अधिकार। अब देखिए बंदी से क्या हो गया, बंदी से साफ साफ समझ में आ रहा होगा क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और पति से क्या, प्रतिषेध, प्रोविशन। परमेश्वर से क्या, परम आदेश, परमादेश, मेंडेमस। परमादेश। उसका से क्या, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, कर्षुरी। और अधिकार से क्या, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो, अधिकार परीक्षा मतलब कोवेरेंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या, होबियस कर्पस। तो बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। तो आपको समझ में आएगा, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। इससे आपको पांचों ट्रिक जो है, जो जितनी पांचों रिट जो है वो आपको क्या होगी, याद हो जाएगी। क्या, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ठीक है। अब ये देखिए, अब मैंने आपसे बोला था कि मूल अधिकार में किसी का भी हनन हो तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब एक बात समझिए कि अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा में कहाँ, आप फरीदाबाद में या गुड़गांव में रह रहे हैं, या फिर आप गाजियाबाद, यूपी के गाजियाबाद में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपको तो क्योंकि पास में सुप्रीम कोर्ट चला गया। लेकिन आप सोचिए दक्षिण भारत के लोग, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए ये भारत का नक्शा हो गया। ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, जो दक्षिण भारत में रहते हैं, मतलब जो इस एरिया में रहते हैं, दिल्ली तो आपका यहाँ है, ये दिल्ली है। और जो इस हिस्से में, जो किस में, दक्षिण भारत में क्या हो गया, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, इस एरिया में रहते हैं। अब इनके मूल अधिकार का हनन हो गया तो ये आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सोचिए क्या ये यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे, कहेंगे छोड़ भाई जो हो रहा होने दो। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि दूर है। अगर मान लीजिए यही चीज़ जैसे यहाँ हरियाणा है या पंजाब है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो जो इसके आसपास के हैं वो तो क्या है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ यूपी है, तो ठीक है, अब मान लीजिए यूपी के इलाहाबाद में किसी का अधिकार का हनन हुआ, मूल अधिकार का हनन हुआ, तो क्या वो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नहीं जाएगा। तो देखिए आप संविधान वाले जिन्होंने संविधान बनाया उसका देखिए दिमाग देखिए, उन्होंने क्या किया, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट आप कब कब जा सकते हैं, जब आपके मूल अधिकार का हनन हुआ हो, या फिर इस मूल अधिकार के अलावा किसी भी चीज़ के लिए आप, इसके अलावा कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका फौजदारी मुकदमा हो या सिविल मुकदमा हो, आप उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब आपका मूल अधिकार का हनन हुआ है तो उसके लिए आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे आप हाई कोर्ट चले जाइए, जो भी आपका पास पड़े। अब एक बात सोचिए, जो इलाहाबाद में रहता है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगा, वो तो नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट चला जाएगा। अब मान लीजिए जो यहाँ गाजियाबाद में रहता है, ठीक है, गाजियाबाद में रहता है या नोएडा में रहता है, तो जो गाजियाबाद या नोएडा में रहता है वो क्या हाई कोर्ट जाएगा, उसको तो उसके लिए क्या बढ़िया, उसके लिए तो ये अच्छा है कि वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो भाई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जो फरीदाबाद वाले निवासी हैं
एनसीआर में जो आते हैं, गुड़गांव में आते हैं, वो हरियाणा के हाई कोर्ट क्यों जाएंगे? उनके लिए तो पास तो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकार का कानून, सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग जाएगा वो आदमी, सीधे सुप्रीम कोर्ट। केरल वाले, कर्नाटका वाले, वो अपने अपने हाई कोर्ट में चले जाएंगे। तो अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो। चलिए, अनुच्छेद 32 हो गया, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब 33, 34 और 35 के बारे में समझते हैं। चलिए, अब अनुच्छेद 33 और 34, 35 तीनों देख लेते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद जो है, जो हमारे पार्लियामेंट है, वो सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर देती है। मतलब अगर राष्ट्र के हित के बारे में होगा तो जैसे मीडिया अभी क्या है कि कहीं भी कुछ भी होता है वो पहुंच जाती है कि हमें इसका बयान लेना है या हमें इसके बारे में दिखाना है। लेकिन अगर राष्ट्रीय हित के बारे में होगा तो उस पर क्या करेगी, मीडिया पर वो प्रतिबंध लगा देगी, उसके मूल अधिकार को रोक देगी। जैसे कि मान लीजिए किसी देश से युद्ध चल रहा है, ठीक है, और अब मीडिया लगी हुई है। मीडिया क्या लगी हुई है? देखिए कि मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, कि देखिए भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और हमारी सेना तैयार है इस तरह की मिसाइल को लेके जाने के लिए। अरे तो जब आप मीडिया जब ये दिखा रही है तो बेवकूफ़ बैठा है, वो भी तो देख रहा है ना, वो देख रहा है तो सचेत नहीं हो जाएगा। तो क्या हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के बारे में आगे किसी पहले से ही टीवी पे बता दे रहा है तो वो सचेत हो जाएगा, अपने आप को सुरक्षित रखने का कोशिश करेगा। आपने ये देखा होगा कि जब 26/11 हमला हुआ था उसमें क्या था कि सेना पूरी तरह से, सेना बोल रहा हूँ, मीडिया लग गई थी। मीडिया क्या लग गई थी कि देखिए किस तरह से पुलिस वाले जवान बिल्डिंग से चढ़ते हुए लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं। रे बेवकूफ़, अंदर जो बैठा है आतंकवादी है वो पागल है क्या? वो देख रहा है कि अच्छा यहाँ से चढ़ रहे हैं, जाकर गोली से मार दिया। कितने जवान इन मीडिया के बेवकूफ़ लोगों की वजह से मर गए। तो क्यों? क्योंकि दिखा रहे टीवी पे, देखिए देखिए। तो इस तरह के जब सुरक्षा हित के बारे में मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में होगा तो सेना या मीडिया या गुप्तचर के मूल अधिकारों को रोक दिया जाएगा। ये अनुच्छेद क्या कहता है? 33 कहता है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र पे सेना का लॉ लग सकता है, सेना का कानून लग सकता है। सेना का कानून का मतलब होता है मार्शल लॉ। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। सेना का कानून क्या? जैसे मान लीजिए कहीं पे खूब बहुत ज़्यादा दंगे हो गए और वहाँ की लोकल पुलिस से नहीं संभल रहा है तो क्या होता है, वहाँ पे सेना आके उसको रोकने का प्रयास करेगी, और उसको रोकने का प्रयास करेगी तो वो अपने कानून के हिसाब से करेगी, वो और कोई कानून नहीं मानेगा, अपना मार्शल। और जब सेना का कानून चलता है तो उनका वो वाला नहीं कि बाबू समझ जाओ चले जाओ, मारना स्टार्ट करती है। 1 मिनट 2 मिनट के अंदर पूरा ग्राउंड साफ, जहाँ आपने भीड़ लगा रखा है, जहाँ दंगा फैला रखा है, तो सेना का कानून लगता है। तो उसको क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। और सेना के अंदर सेना के अंदर जो भी नियम कानून होते हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसको हटाने के लिए उस पर क्या लागू किया जाता है? कोर्ट मार्शल। उसको क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल। जब उसके ऊपर कोई मतलब जिस तरह से हमारे ऊपर अपराध करने से केस चलता है तो उनके ऊपर क्या चलता है? कोर्ट मार्शल। ये कानून मतलब सेना का जो है वो नियम है, उसको क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल। तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत क्या आता है? सेना का अपना कानून किसी भारत किसी भी क्षेत्र पे लग सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से। ये नहीं कि जब मन करे तब लगाए, ऐसे तो फिर सेना का राज हो जाएगा, तब तो फिर हम पाकिस्तानी हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सेना का राज है। अनुच्छेद 35, इसमें क्या कहा गया है कि भाग 3 में दिए गए जितने भी अधिकार है उनको लागू करने की चर्चा है। मतलब भाग 3 में क्या है? जो भी अधिकार है उसको लागू करने की चर्चा किसके बारे में दे दी गई? अनुच्छेद 35 के बारे में। 35 में बता दिया गया है कि इस चीज़ को भाग 3 में लागू किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद जो भाग 3 है उसको 7 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे 19 में 7 अधिकार थे आपके, इसी तरह बस भाग 3 को 7 श्रेणियों में बांट दिया गया है। वो 7 श्रेणी कौन कौन सी है? देखिए, जब हमने 12 से 35 स्टार्ट किया था तो आप देखिए 12 और 13 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 12 में तो परिभाषा है, 13 में मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। मेन 14 से है। 14 में क्या था? कानून के समान संरक्षण। 15 में क्या था कि
धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा 16 में लोक नियोजन 17 में, और छुआछूत 18 में क्या था कि उपाधियों का अंत। तो ये जितनी भी चीज़ें वो क्या कर रही थी, समान कर रही थी, लोगों को एक बराबर लेवल पे ला गई थी। तो जो भाग 3 का जो 7 श्रेणियों बांटा गया उसमें पहली श्रेणी, पहला क्या था, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक। अब देखिए उसके बाद आइए 19, 20, 21 और 22। इसमें आप देखिए क्या किया था, इसमें आपको स्वतंत्रता दी गई थी। कैसी स्वतंत्रता दी गई थी कि आप कुछ बोल सकते हैं, कानूनी स्वतंत्रता थी, गिरफ्तारी से आपकी स्वतंत्रता थी कि आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ स्वतंत्रता दी गई थी। तो दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक था, 19 से 22 तक। उसके बाद 23 और 24 देखिए, इसमें क्या किया था, 23 में आपका क्या था, जो निजता का अधिकार और क्या कहते हैं, प्राणदेह की स्वतंत्रता, और क्या कहते हैं 24 में क्या था कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। तो ये क्या था, शोषण के विरुद्ध, जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध आपको स्वतंत्रता दी गई थी। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, ये किस में है, 23 और 24 में। उसके बाद चौथा क्या था आपका, चौथा देखिए 25, 26, 27, 28। 25, 26, 27, 28 इसमें क्या था, आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी कि आप टिक रख सकते हैं 25 में। 26 में क्या था कि आप धार्मिक सामूहिक धार्मिक यज्ञ कर सकते हैं। 27 में क्या था कि टैक्स नहीं लगेगा धार्मिक कार्यों पर किए गए। 28 में क्या था कि आपको धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है। तो इसमें क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता थी, धार्मिक स्वतंत्रता। कहाँ से कहाँ तक, तो 25 से 28। उसके बाद क्या था, शिक्षा एवं का अधिकार था। किसका क्या था, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये किस में था, ये आपका देखिए अनुच्छेद 29 और 30 में था, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और 31 में आप क्या था, संपत्ति का अधिकार। किसका था, संपत्ति का अधिकार। ये किस में था, अनुच्छेद 31 में। लेकिन अनुच्छेद 31 को अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, मतलब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। और 7वीं श्रेणी में जो बांटा गया वो क्या क्या है, किस में बांटा गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये किस में है, अनुच्छेद 32 में। तो जो भाग 3 को है मेन, इन्हीं 7 कैटेगरी में बांटा गया है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपका भाग 3 भी समाप्त हो गया है। इसके बाद भाग 4 आ जाएगा जिसमें नीति निर्देशक तत्व है और आपके मौलिक कर्तव्य हैं। जिस तरह से हमने भाग 1, 2, भाग 3 समाप्त किया उसी तरह से हम भाग 4 भी पढ़ेंगे और बड़े मज़े से पढ़ेंगे। आपको एक एक अनुच्छेद याद हो जाएगा। बस जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ वैसे आप ध्यान रखते जाइए, अपने अधिकारों को समझिए, अपने अनुच्छेद जानिए किससे क्या होता है, और आपको एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएंगे। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इस चैनल पर नए आते हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी जो वीडियो जब पब्लिश होती है तो उसमें जो नॉट सब्सक्राइबर हैं वो 60-70% है, जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, और उनको धन्यवाद है जो सब्सक्राइबर है और जो वीडियो को देखते हैं। तो इसी तरह सहयोग करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।